शर्म लुटा के जीने से बेहतर है वीर गति। जब तक थे तन में प्राण, यही कह रही थी रानी पद्मिनी। मेवाड़ की रानी पद्मिनी को आज रानी पद्मावती के नाम से अधिक पहचाना जाता है। इनकी वीरता की गाथा आज भी मशहूर है। अपने सम्मान की रक्षा के लिए 16,000 स्त्रियों के साथ मिलकर रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। उनकी सुंदरता के किस्से भी दूर दूर तक मशहूर थे और उनकी खूबसूरती के बारे में सुनकर ही अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। आप में से अधिकतर लोगों ने साल 2018 में आई फिल्म पद्मावत भी देखी होगी, लेकिन वास्तविकता इस फिल्म से काफी अलग है। रानी पद्मिनी के बारे में आज के वीडियो में विस्तार में बात करेंगे और आपको कई ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। रानी पद्मिनी मेवाड़ के महाराज रावल रतन सिंह की पत्नी थी। इतिहास में जब भी मेवाड़ और चित्तौड़ की बात होती है तो वीरता, बहादुरी, शौर्य और अद्भुत पराक्रम का जिक्र अवश्य ही सुनने को मिलता है। चित्तौड़ का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक हुआ करता था, जिसे जीतना बहुत ही मुश्किल था। मेवाड़ की स्थापना राजा गुहिलादित्य द्वारा की गई थी, तो वहीं बप्पा रावल के बाद चित्तौड़ को एक अलग पहचान मिली। 13वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में रावल रतन सिंह चित्तौड़ में शासन कर रहे थे। चित्तौड़ राज दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार हुआ करता था। एक दिन राघव चेतन को जादू टोना करते हुए पकड़ लिया गया और राजा ने सजा के तौर पर उसका मुंह काला कर उसे राज्य से निकाल दिया। यहाँ पर फिल्म पद्मावत में एक अलग दृष्टिकोण देखने को मिलता है। फिल्म में दिखाया गया था कि वो राजा और रानी को एकांत में देख लेता है, जिसके बाद राजा गुस्से में आकर उसे निकाल देते हैं। संगीतकार राघव चेतन अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली पहुंचा, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी राज कर रहा होता है। अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत पर अपना कब्जा करना चाहता था। वह अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। राघव चेतन ने अपनी बांसुरी की धुन से खिलजी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब खिलजी ने राघव चेतन के संगीत की तारीफ की तो उसने कहा कि यह तो कुछ भी नहीं है। इस संसार में ऐसे कई खूबसूरत नगीने हैं जिसके आगे मेरी बांसुरी की धुन तो कुछ भी नहीं है। और बड़ी ही चालाकी के साथ उसने खिलजी को रानी पद्मिनी के बारे में बताया और रानी की खूबसूरती का व्याख्यान सुनते ही खिलजी ने तय कर लिया कि वह ऐसी स्त्री को अपनी रानी बनाकर रहेगा। सब कुछ राघव चेतन की साजिश के तहत सही चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ की ओर कूच करता है और वहां पहुंचकर अपना डेरा डाल लेता है। चित्तौड़ के विशाल किले के अंदर प्रवेश करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए खिलजी सही समय का इंतजार करता है। वह महल को चारों ओर से घेर लेता है और इसी वजह से महल में अनाज जैसी जरूरी खाद्य सामग्रियों की चीजों की कमी होना शुरू हो गई थी। खिलजी करीब 8 महीने तक डेरा डालकर बैठा रहता है। बहुत से लोगों का मानना है कि खिलजी का चित्तौड़ पर हमला करने के पीछे सिर्फ एक मकसद होता है, रानी पद्मिनी को हासिल करना। लेकिन असल में इसके पीछे का मुख्य कारण कुछ और ही है। रानी पद्मिनी को हासिल करना तो चित्तौड़ पर हमला करने का सिर्फ एक बहाना था। असल में गुजरात के साथ व्यापार करने के लिए मेवाड़ और जयपुर पर कब्जा करना जरूरी था। खिलजी जानता था कि यदि उसने मेवाड़ और चित्तौड़ को जीत लिया तो गुजरात के साथ व्यापार करना और आसान हो जाएगा। इस पहलू के बारे में फिल्म में भी नहीं दिखाया गया। ये पूरी घटना सन 1303 की है। कई महीने बीत जाने के बाद खिलजी ने राजा रावल रतन सिंह के पास एक संदेश भिजवाया और कहा कि वह रानी पद्मिनी को सिर्फ एक बार देखना चाहता है। पद्मिनी उसकी बहन समान है और यदि उसे एक झलक देखने को मिल जाए तो इतने महीनों का इंतजार सफल हो जाएगा। रावल रतन सिंह को पहले तो यह बात मंजूर नहीं हुई, क्योंकि उस समय राजपूत रानियां किसी भारी शख्स को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी और अधिकतर समय वह घूंघट में ही रहा करती थी। लेकिन खिलजी के आक्रमण से बचने के लिए रानी ने कहा उनका चेहरा प्रतिबिंब में यानी दर्पण में दिखा दिया जाए। इस बात के लिए रावल रतन सिंह और खिलजी दोनों तैयार हो गए और खिलजी को महल में आने की अनुमति दे दी गई। दर्पण में रानी पद्मिनी का चेहरा देखते ही खिलजी उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और पहले से भी अधिक उतावला हो गया। अब वह पद्मिनी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। उसने धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और अपने साथ दिल्ली ले आया। रानी पद्मिनी के पास संदेश भिजवा दिया गया कि अपने पति को सही सलामत वापस पाना है तो बिना देर किए दिल्ली आ जाए। रानी पद्मिनी ने गोरा और बादल के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की। गोरा और बादल मेवाड़ी सेना में चाचा भतीजा थे।
रानी ने जो प्लान तैयार किया था उसे आप एक प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। सैकड़ों पालकियां तैयार की गई और दिल्ली की ओर रवाना की गई। खिलजी के पास संदेश भिजवाया गया कि रानी पद्मिनी दिल्ली आ रही हैं और उनके साथ 100 से अधिक दासियां भी दिल्ली उन्हें छोड़ने के लिए साथ आ रही हैं। लेकिन असल में उन सभी पालकियों में गोरा, बादल और राजपूत सैनिक थे। दिल्ली पहुंचते ही सारे सैनिक पालकियों से बाहर निकले और खिलजी की सेना पर धावा बोल दिया। खिलजी तक ये संदेश पहुंचे इससे पहले ही बादल अपने राजा रतन सिंह को गुप्त रास्ते से लेकर महल के बाहर निकल गए, तो वहीं गोरा खिलजी के सेना के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। खिलजी को जैसे ही रानी पद्मिनी की पूरी रणनीति के बारे में पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर रवाना हो गया और इस बार वे पहले से मजबूत और बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पर पहुंचा था। रावल रतन सिंह अपनी सेना के साथ मिलकर पूरी बहादुरी के साथ खिलजी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़ते हुए वे भी शहीद हो गए। ये बात जब रानी पद्मिनी और अन्य सभी महिलाओं को पता चली तो उन्होंने जौहर करने का फैसला किया। जौहर और सती को कई बार एक मान लिया जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रथाएं थी। जौहर में कई सारी महिलाएं एक साथ अपने प्राण त्याग करती थी, दुश्मनी सेना के आक्रमण से बचने के लिए और अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए जौहर किया जाता था। तो वहीं सती प्रथा में पति की मौत के बाद महिलाएं आत्मदेह कर लेती थी। एक विशाल कुंड में अग्नि जलाई जाती है। रानी पद्मिनी और अन्य सभी महिलाएं अपने शादी का जोड़ा पहनकर तैयार होती हैं। सबसे पहले रानी पद्मिनी जौहर के लिए कुंड में कूदती हैं और उनके पीछे एक के बाद एक करीब 16,000 महिलाएं भी जौहर में कूद जाती हैं। बहुत सी महिलाएं गर्भवती होती हैं, तो कई महिलाएं अपने बच्चों को लेकर ही कुंड में कूद जाती हैं। वहीं दूसरी ओर सभी महिलाओं के पति साका करते हैं। साका भी एक परंपरा है जिसमें पुरुष केसर या साफा पहनकर युद्ध करते हैं और अब उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अधिक से अधिक दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतारना। उन्हें अपनी पत्नी या परिवार का कोई मोह नहीं रहता, उनके पास अब खोने के लिए भी कुछ नहीं होता और इसलिए उनके अंदर से मरने का भय भी समाप्त हो जाता है। खिलजी और उसकी सेना चित्तौड़ के किले में प्रवेश करती है और पद्मिनी को ढूंढने की कोशिश करती है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक विशाल कुंड उन्हें नजर आता है जिसमें से आग की भयंकर ज्वालाएं निकल रही होती है। चित्तौड़ का किला जीतने के बाद भी खिलजी की हार हो जाती है और इसका पूरा श्रेय रानी पद्मिनी को जाता है, क्योंकि उनके इस फैसले के कारण ही खिलजी का मनोबल टूट जाता है। हजारों की संख्या में महिलाओं के सम्मान की रक्षा होती है। हैरानी की बात यह है कि रानी पद्मिनी की इस वीर गाथा के बारे में उस समय के इतिहासकारों ने ज्यादा वर्णन नहीं किया। अमीर खुसरो ने अपनी किताब खाजा-ए उल फुतू में खिलजी की कई लड़ाइयों का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने भी रानी पद्मिनी के जौहर की गाथा को नहीं लिखा। यहां तक कि सन 1301 में रणथंबोर में हुए जौहर के बारे में भी अमीर खुसरो ने लिखा है, लेकिन पद्मिनी के बारे में उन्होंने नहीं लिखा। रानी पद्मिनी के ऊपर मलिक मोहम्मद जैसी ने एक महाकाव्य लिखा था जिसका शीर्षक उन्होंने पद्मावत दिया था, लेकिन यह काव्य उन्होंने सन 1540 में लिखा था, यानी करीब 240 सालों बाद। इस काव्य में ही मोहम्मद जैसी ने रानी पद्मिनी की खूबसूरती का सबसे अधिक बखान किया है और लिखा है कि रानी को हासिल करने के उद्देश्य से ही खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। लेकिन अंत में उन्होंने यह भी लिखा है कि यह पूरी स्टोरी उन्होंने बनाई है, यानी इसे पूरी तरह सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें कवि ने अपनी कल्पना के आधार पर चीजों को जोड़ा है। और इसी काव्य में हीरामन नाम के बोलने वाले तोते का भी जिक्र देखने को मिलता है। क्या ऐसा कोई तोता वास्तव में मौजूद था जो रानी की सुंदरता का बखान कर सकता था? इस बारे में कुछ भी स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता। रानी पद्मिनी की बहादुरी के बारे में सन 1589 में हेमरतन द्वारा लिखी गई एक चौपाई में वर्णन मिलता है। इसमें चौपाई का नाम गोरा बादल पद्मिनी चौपाई है, जो वीर रस पर आधारित है। मलिक जैसी ने अपनी कविता में जहां सौंदर्य रस पर अधिक जोर दिया था, तो वहीं हेमरतन ने अपनी चौपाई में वीर रस को दर्शाया है। चित्तौड़ में आज भी रानी पद्मिनी की याद में जौहर मेला आयोजित किया जाता है।
जिस कुंड में रानी ने जौहर किया था वह जगह जौहर कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार चित्तौड़ के किले और जौहर कुंड को देखने अवश्य जाइए और जौहर मेले में होने का सौभाग्य भी लाइफ में एक बार जरूर प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी रानी पद्मिनी की पूरी कहानी। ऐसी शौर्य गाथा हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें और अगर आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।